अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के ठहरा मैं हूँ वकास फलाना। पाकिस्तान के सियासत के क्या हालात हैं, लेकिन इससे भी बड़ा मसला इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक मुस्लिम मुल्क जो कि असल में जिसका कब्ज़ा था, जिसकी अपनी ज़मीन थी, इसराइल उस ज़मीन पे आकर काबिज़ हुआ। और आज हालात ये हैं कि एक महीने के अंदर 10,000 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मुसलसल बमबारी जारी है, आज भी बमबारी की गई। पूरी दुनिया मुतालबा कर रही है कि जंग बंदी करनी चाहिए, लेकिन नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म है, इवन उनकी अपनी अब जो कौम है, उनके जो लोग हैं, वो इंटरनेशनली आज कनाडा के अंदर भी देखा गया, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज किया गया और वहाँ पर कुछ यहूदी भी थे और इवन नेतन्याहू के घर के सामने यहूदियों ने बहुत बड़ा मुजाहरा किया और उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और कहा कि इस जंग को रोक देना चाहिए। एक जमात और दूसरा आम लोगों के दरमियान फ़र्क करना चाहिए, लेकिन वहाँ से वो हठधर्मी बरकरार है, ना वो इंटरनेशनल दुनिया की मान रहा है, ना ही मुस्लिम ममालिक की मान रहा है, क्योंकि उसे अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी यहूदी हैं, वो बार यहाँ पर आते हैं इसराइल के अंदर। आज वो फ़लस्तीन के जो सदर हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। इवन जो एक उनका मिनिस्टर है इसराइल का, वो एटम बम मारने की हमास के ऊपर धमकी दे रहा है। आज हमारे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी मुदाखलत की। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से जमात इस्लामी के एक लीडर जाके मिस्र के अंदर मुलाकात करते हैं और सबसे बड़ा मौलाना फौज़ुर रहमान, जो बड़ी मजहबी जमात, एक सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्होंने पहले यहाँ पर भी तूफ़ान अक्सा का एक जो सिलसिला था वो शुरू किया और उसके बाद अब जाकर कतर के अंदर हमास के लीडर हैं उनसे मुलाकात की। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं और उनका प्लान ये है उनके तर्जुमान के मुताबिक कि वो इसराइल में हमास में जाएंगे, उधर जाएंगे, गज़ा में जाएंगे और जाके फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे। सारा उन्होंने अपना साजो सामान तैयार रखा हुआ है, कैसे वो जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, ये मालूमात अलबत्ता उन्होंने शेयर नहीं की। इंडिया से भी जो प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने भी फ़लस्तीन में नस्लकुशी की हमायत जारी रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है और कहा कि नाम निहाद आज़ाद दुनिया है जो कि वहाँ पर नस्लकुशी बच्चों की हो रही है, उस पर कुछ लबकुशाई नहीं कर रहे। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और सदीकुल फ़ारूक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फौज़ुर रहमान चले गए कतर में, जाके उन्होंने मुलाकात की, आगे वहाँ पर जाएंगे। ये एक जेस्चर है मोहब्बत का, ये एक जेस्चर है उनके साथ सॉलिडारिटी का, उनके साथ खड़े होने का। बहैसियत रियासत, बहैसियत मुस्लिम उम्मा और बहैसियत आपके लीडर की मुस्लिम उम्मा में भी बहुत सारे लिंक्स हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं। क्या पैगाम आता है, क्यों यूनाइट नहीं हो पा रहे? वो इस्माइल हानिया बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए। अगर इसराइल अमेरिका इकट्ठे हो सकते हैं तो हम सारे एक जगह पर इकट्ठे होकर जंग का ऐलान कर सकते हैं, या वक्त की जरूरत नहीं है, अभी कमजोर हैं हम? योर एनालिसिस सर। देखिए, कमजोर होना या ताकतवर होना ये कोई बात नहीं है। ताकतवर को भी शिकस्त हो जाती है और कमजोर को भी फतह हो जाती है। बात यह है कि मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों पे अफसोस आता है। 57 उनकी तादाद है और उनकी सिर्फ फौज जो है वो अगर उसको कैलकुलेट करें तो वो 1 करोड़ के लगभग है। और दूसरी तरफ जो है वो अगर इसराइल की आबादी को जो है वो कैलकुलेट करें तो शायद वो इससे कम हो और आपकी फौज उससे ज्यादा हो। तो फिर या तो मुस्लिम उम्मा नहीं है या फिर इसराइल जो है वो फिर इन सब पे भारी है। इनफैक्ट हमारे जो हुक्मरान है ये पपेट्स हैं और वो पपेट्स का किरदार अदा कर रहे हैं। नफरत की आग ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए जो है इसराइल के है, इसराइल के खिलाफ है, बल्कि इसमें जितने भी इंसाफ पसंद लोग दुनिया भर में हैं, भले उनका किसी मजहब से ताल्लुक है या मजहब से ताल्लुक नहीं है, वो सब इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं। और ये अमेरिका की भी ये जिम्मेदारी है या अमेरिकी अवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो इसराइल की इस जारियत को रोके, और अगर वो नहीं रोकता तो उसका वो जो आलमी लीडर होने का जो उसका जो तस्वर था वो इंतहाई डैमेज हुआ है इस इरा में, इस अरसे में। और ये पता चला है कि वो सिर्फ जो है ना वो यहूदियों के मफादात के लिए काम कर रहे हैं और उनको बाकी दुनिया के साथ या बाकी दुनिया के अमन के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चों का कत्ल, औरतों का कत्ल, बूढ़ों का कत्ल, शहरी आबादी का कत्ल, इससे बुरी बात कोई भी नहीं हो सकती है। इस जंग को रुकवाने के लिए लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और अगर ये किरदार नहीं अदा कर पाते दुनिया वाले
तो मुस्लिम उम्मा को जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनकी जिस तरह से भी मदद हो सकती है, ना सिर्फ सियासी और इखलाकी बल्कि मादी, वो मदद उन तक पहुंचनी चाहिए, फलस्तीनियों तक। ठीक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या कहती है? जो हालात पहुंच चुके हैं, हमें यकजहती का, मुस्लिम उम्मा का और अपने मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातों का मिलकर अपनी रियासत को भी इस बात पे आमादा करना कि कोई ना कोई टेक्निकली हेल्प करनी पड़ेगी। देखिए जी, एक तो सबसे पहले है कि ये जो हम बड़ी देर से मुस्लिम उम्मा का एक सुनते हैं, हमने इसे मेरे ख्याल से 70 की दहाई के बाद कभी अमली तौर पे देखा नहीं है। जी। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई थी जी सर, उसमें पहली दफ़ा फ़लस्तीन की जो PLO थी, लिबरेशन ऑर्गेनाइज तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन, उसे तस्लीम किया गया था और यासिर अराफात को बतौर सरबराह रियासत तमाम मुस्लिम ममालिक ने और मुस्लिम उम्मा ने तस्लीम किया था। सही। वो एक कदम था कि तमाम लोग दुनिया को इस तरफ मतवज्जो करें, तमाम मुस्लिम ममालिक कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है और उसके लिए जदोजहद की जाए। उसके बाद ये एक सिलसिला शुरू हुआ कि मुस्लिम की आदत जो थी उसे बारी बारी जिस तरह ख़त्म किया गया और फिर उन्हें तोड़ा गया, और आज वो यकजहती मौजूद नहीं है मुस्लिम उम्मा के दरमियान। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सारी मुस्लिम उम्मा के अंदर कमी है कि कोई एक ऐसा हमें लीडर मुयस्सर नहीं आया जो कि मुस्लिम उम्मा को पहले तो मुत्तहिद करे और फिर आलमी सतह के ऊपर फ़लस्तीनियों का, जो कि एक बड़ा ही, इसमें तो कोई ऐसी नहीं, ये एक जस्ट कॉज है, उनका हक है और जिसे तस्लीम भी दुनिया करती रही है। लेकिन अब अमेरिका की वजह से या एक दो ममालिक की वजह से और इसराइल की हठधर्मी की वजह से जो उन्होंने सफाकियत शुरू की हुई है, उसकी वजह से बहुत से ममालिक जो हैं वो खामोश हो जाते हैं या अपने मुफादात की तरफ देखते हैं। तो पाकिस्तान तो मैं नहीं समझता कि अब उसमें हम सीधी बात करें तो जो हमारे मुआशी हालात हैं, जो हमारे सियासी हालात रहे हैं, जिस तरह हमने अपनी मोतबर क़यादतों को खुद ख़त्म कर दिया है, तो पाकिस्तान का कोई आलमी सतह या मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए क्या होना है? हम तो लेकिन जो इक़दाम मौलाना फजल रहमान ने उठाया वो काबिल तहसीन नहीं है। इस तरह का जमात इस्लामी जिस तरह का कदम उठा रही है, आप बड़ी सियासी जमात है, नून लीग है, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी जमातें। कद बढ़ा है ना आपका पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर, तो इस तरह का कदम आपकी लीडरशिप की तरफ से भी आना चाहिए था या नहीं? क्या देखिए, कोई भी कदम उठाता है, मौलाना फजल रहमान का एक जाहिर है वो एक इस्लामी जमात को हेड करते हैं और उनका बहुत से ममालिक के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात और उनका एक हल्का अहबाब है जी सर। और उसे हमेशा हिमायत करनी चाहिए। कोई भी शख्स पॉजिटिव कदम उठाता है पाकिस्तान का, कोई भी सियासी रहनुमा, तो उसे तो करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी एक सियासी जमात की वजह से इंटरनेशनली, देखिए कभी सियासी जमातें किरदार नहीं अदा करती इंटरनेशनली, ये पाकिस्तान की। और यहाँ से देखें सबसे पहले कौन गया है फ़लस्तीन की एम्बेसी में? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले इज़हार यकजहती किया है। हमने अपने 18 अक्टूबर के तमाम जो शोधा कारसाज के जलसे थे वो हमने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती का किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने और बीबी आसफा भुट्टो ने वहाँ पे कराची के अंदर बड़ा जलसा-ए-आम किया। तो हम तो अपना वो कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी हम हर जगह पे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी हो या मौलाना साहब हो, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी इसमें किरदार अदा नहीं करती। इसमें मुल्क और मुल्कों के ब्लॉक्स और फिर उसके बाद मुस्लिम उम्मा और फिर कहीं जाके ये एक ऐसा मौक़िफ़ होगा कि जिसे दुनिया में तस्लीम करवाया जा सकता है। कोई एक सियासी जमात तो वही है कि अपने तई एक मुखलिस कोशिश कर सकती है, लेकिन उसके असरात इतने नहीं आ सकते। सही। सदीकुल फारूक साहब, आपका टेक सर। सदीकुल फारूक साहब, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका क्या टेक है इसके ऊपर। जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि सियासी जमात नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान और सारा मिलकर पाकिस्तान जो है वही सपोर्ट कर सकता है और इम्पैक्ट डाल सकता है इंटरनेशनली और मुस्लिम उम्मा के अंदर, किसी एक सियासी जमात का नहीं है। तो सारी सियासी जमातों को फिर इकट्ठा होकर करना चाहिए। अभी नेशनल असम्बली तो है नहीं जिसमें करारदाद और ये सब कुछ हो। सदीकुल फारूक साहब को आई गेस आवाज़ नहीं आ रही।
जी चलें सदीकुल फारूक साहब, आपका ना कनेक्ट करते हैं दोबारा से। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आप बताइएगा, ये सियासी किसी एक जमात का बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि एक सियासी जमात का ये काम नहीं है, रियासत पाकिस्तान को इस तरफ करना चाहिए, लेकिन जो हालात हमारे हो चुके हैं हम अपना घर संभाल लें तो बड़ी बात है। जनाब देखिए, अगर रियासत पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे तो फिर उसके बाद जो है ना ये मामला सियासी जमातों की तरफ चले जाते हैं, और बाकी सियासी जमातें अगर फर्ज करिए कि वो एज नहीं लेती तो किसी न किसी सियासी जमात को ये एज लेना था या उसको ये शुरू करना था ये मामला। तो ये अगर शुरू कर दिया है किसी भी सियासी जमात ने, इर्रिस्पेक्टिव उसको कोई अच्छा समझे या कोई उसको बुरा समझे, तो उसकी मदद की जानी चाहिए, या उसके साथ शरीक हो जाना चाहिए, या उसके साथ चलना चाहिए, या उससे आगे चलना चाहिए, या उससे पीछे चलना चाहिए। तो अगर इस बात पे कि किसी सियासी जमात जो है ना वो इस बात आगे ना बढ़े, ये कह देना कि जी रियासत ले इसमें तो और रियासत खामोश बैठी रहे, तो फिर हम उन बच्चों का, उन अपने भाइयों का, उन अपने बहनों का, उन अपने माँ बाप का, उनको फिर मरने दें, फिर उनको उनके लिए जो ना आवाज भी बुलंद ना करें, या उनके साथ ये जो इखलाकी या किसी हद तक मादी मदद हम कर रहे हैं उनकी वो भी ना करें। तो इखलाकी, सियासी और बाकी मादी जो है ना वो जिस हद तक हम कर सकेंगे, मादी हमारे जो मदद है उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मगर बाकी इमदाद जो है वो उसमें जो है ना वो आपको नजर आएगी। और जमीयत उलमा इस्लाम के पार्ट पे कोई और जमात साथ चलना चाहेगी तो ये किसी जमात का मामला नहीं है, मुस्लिम उम्मा का मामला है, वो साथ चले। नहीं चलना चाहेगी तो उस इंतजार में नहीं बैठा जा सकता कि वो कब हमारे साथ आएंगे या वो कब इस मामले में आगे आएंगे या हमसे भी आगे बढ़ के लीड लेंगे। ठीक, ले बैरिस्टर आमिर सदीकुल फारूक साहब से कनेक्ट हुआ नहीं जी? आमिर हसन साहब, आप इसके ऊपर क्लोजिंग रिमार्क्स दें, फिर हम आगे सियासत की बात करते हैं। जी मैं सेनेटर साहब ने जो बात की है, शायद मैंने तो कोई तनकीद नहीं की है, मैंने तो अप्रिशिएट किया है कि मौलाना साहब अगर जा रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इस्लामी जमात हैं और वहाँ पे उनके जो अहबाब है उनके साथ मिलकर, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है, मैंने इसे अप्रिशिएट किया है। लेकिन मैंने उसके साथ साथ ये बात की है कि वो पॉलिटिकल पार्टी, भले पीपल्स पार्टी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, वो बहरहाल एक सियासी जमात है, और सियासी जमात का जो असर रसूख होता है इंटरनेशनल सतह के ऊपर किसी के ऊपर असरअंदाज होने का, वो एक महदूद होता है। बाकी तो हर फर्द की भी वहाँ पे मदद के लिए जाना, ये तो बड़ा काबिल तहसीन कदम है। तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे उन्होंने शायद उससे बड़ा और तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। शायद मैं उन्हें शायद मैसेज ठीक नहीं पहुंचा। मैंने ये कहा है कि कोई जाती तौर पे या कोई सियासी जमात कर रही है, जैसे कि पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम भी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही होगी, तो जो भी कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ये ज़्यादा मौसर तब होगा कि पहले पाकिस्तान रियासत और फिर मुस्लिम उम्मा, जो कि जिसके ज़्यादातर मुल्क इस चीज़ को भुलाए बैठे हैं, जो हमसाए हैं, जो इर्द गिर्द हैं, अगर वो चाहें तो ये तो बड़ी जल्दी इसराइल को नकेल डाली जा सकती है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, ये बड़ा मसला बातों का। सदीकुल फारूक साहब, आप कुछ कहना चाहें? टाइम कम रह गया, मैंने अगले सेगमेंट की तरफ जाना। भी नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम बयान दिया। इख्तिसार से अर्ज करूंगा कि जो जितनी एफर्ट कर सकता है जरूर करे। ठीक, हमने अपनी कोशिश की है। आपकी पार्टी तो मजम्मत ही अच्छे से कर दे तो बड़ी बात है जनाब। उन्होंने मजम्मत बहुत की है, हमने इतने बड़े जलसे में मजम्मत की है और अब भी कर रहे हैं। ठीक, कल भी मजम्मत की है शरीफ साहब ने। लेकिन असल मसला ये है कि पहले तो ये जो जंग रमज़ान याद दिलाऊं, क्या सूरत हाल थी, क्या मुसलमानों के साथ हुआ। और जंग रमज़ान में पहली दफ़ा इसराइल को अमेरिका ने सपोर्ट करके क्या किया। अब भी अमेरिकी प्रेसिडेंट आने वाले जो साल बाद इलेक्शन उनके हो रहे हैं, उनके लिए यहूदियों की सपोर्ट, उनका पैसा, उसकी मदद लेने के लिए वहाँ जाके खड़े होके उसने बच्चों के कत्ल को भी गोया सपोर्ट किया। लेकिन अब अमेरिका में यहूदी भी निकल रहे हैं इसराइल के पॉलिसियों के खिलाफ, और अमेरिकी तो निकल ही रहे हैं, और इस तरह दुनिया भर में मगरब में निकल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कुछ दबाव पड़ेगा। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमानों को मुतहिद होना चाहिए। मुसलमान अभी मुतहिद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अप्रिशिएट करते हैं, जमात इस्लामी के अमीर को अप्रिशिएट करते हैं,
लेकिन ये इनफरादी कोशिशें होंगी, ये सफारतकारी के ज़रिए ज़्यादा मौसर हो सकती हैं। खुदा करे कि मौलाना और सब लोग जो हैं वहाँ बेहतर काम करके सारे मुसलमानों को चले सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद जी नवाज शरीफ की सियासी क़यादत से मुशावरत हुई है, उसमें फैसला किया गया है कि तमाम सियासी जमातों के साथ बात की जाएगी और उसमें तहरीक इंसाफ के वफ्द को भी मदऊ किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है वाकई, नून लीग से भी पूछेंगे और बाकी सियासी जमातें और नवाज शरीफ अगर सबको मिला के बैठते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, तो फिर अडयाला वालों का क्या होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद। बैरिस्टर साहब, ये नवाज शरीफ का सियासी क़यादत से मुशावरत का फैसला है और आपकी जमात समेत बाकी जमातों के साथ तहरीक इंसाफ को भी मदऊ करने की तजवीज़ है, तो इसे फिर अगर वो बुलाते हैं तो क्या ये नेशनल डायलॉग की तरफ जाएगा और ये अच्छा इकदाम है? जनाब, अभी फैसला हुआ नहीं है फाइनल। देखिए, अभी जब कोई फैसला करेगा तो देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सियासी जमातों के दरमियान गुफ्तगू की और डायलॉग की ना सिर्फ कहती रही है बल्कि इसे इनिशिएट करती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए हमेशा सियासी जमातों को, वो MRDO, ARDO इकट्ठा किया है। उसके बाद PDM हमने तश्कील दिया चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कहने के ऊपर, और उन्हीं का ये सारा कदम था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तमाम सियासी जमातों को मिसाक जमहूरियत, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जहन में था ये कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए बेहतर करने के लिए हम सबको एक चार्टर करना है, तो आज उस मिसाक जमहूरियत के अंदर हम तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल करना चाहते हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर साइन नहीं किए उन्हें भी शामिल होना चाहिए, ताकि हम एक जमहूरी कॉज के लिए एक मुश्तरक जद्दोजहद, जब आप असेंबलीज में पहुंचते हैं एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के भले पहुंचे, अपने अपने मंशूर के ऊपर पहुंचे, लेकिन कुछ मुश्तरकात इकट्ठी हों। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमें दे सकती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी दे सकती है कि जब पार्लियामेंट बने तो ये ना हो कि आप एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, सिर्फ लड़ाई करेंगे। और ये बुनियाद हमेशा पीपल्स पार्टी ने रखी, आज से नहीं रखी। मैं पुरानी तो छोड़े 73 का आइन किस तरह पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक राय से बनाया, उसके बाद मोहतरमा ने 88 के बाद भी डायलॉग की दावत दी। उस वक्त PMLN के दोस्त नहीं मानते थे, लेकिन जब इन पे मुश्किल वक्त आया ये भी डायलॉग की तरफ आए। जनरल मुशर्रफ का जब इन्होंने मार्शल लॉ देखा, फिर हम पिछले दौर से इमरान खान को बहुत देर से दावत दे रहे थे, PTI को दावत दे रहे थे, लेकिन उस वक्त वो भी किसी की नहीं सुनते थे। तो हम आज भी इस चीज के कायल हैं और ये चीज समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अवाम के हालात हैं उसे बेहतर करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस को हल करने के लिए सारी जमातों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करना पड़ेगा और चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी करना पड़ेगा। जो जमातों ने साइन नहीं किए वो भी करे और जिन्होंने किए हैं वो इसकी पासदारी करें। ठीक है, जमहूरियत पे कायम है। बड़ा पॉइंट है। सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं सर, ये अच्छा इकदाम है अगर ये होता है, और आपकी पार्टी इसको किस तरह देखती है अगर तहरीक इंसाफ को भी बुलाया जाए? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ अगर माइनस होगी तो ये जमहूरियत नहीं होगी इलेक्शन से। आप क्या समझते हैं? देखिए, हम तो इस हद तक मौलाना का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, जी, हाथ नहीं बांधने चाहिए। उनका कहना ये था कि मैं ये पसंद नहीं करता कि इमरान खान साहब कस्टडी में है और मेरा मुकाबला करने वाला कोई मौजूद नहीं है। ठीक, तो हमको तो इस हद तक भी जो वो नहीं है, हम सियासी हालात, सियासी लोग हैं, सियासी मामलात में सियासी फैसले करते हैं और जो भी सियासत के मुताबिक जो है वो फैसले होंगे वो यकीनन जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छे होंगे। और उसमें अगर इनिशिएटिव लिया है मियां नवाज शरीफ ने और सब जमातों को उन्होंने दावत दी है, तो मेरा ख्याल है इसको अपोज नहीं किया जाना चाहिए, इसको इसमें शामिल होना चाहिए, इंक्लूडिंग जो है PTI और बाकी सारी जमातें। और उसमें अगर किसी ने भी कोई लीड ली है, कोई किसी को भी आज मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आगे इलेक्शन, जो इस इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी में, उसके बाद जो है उसके नताइज के ऊपर सारे लोग राजी हो जाएं। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो, और उसके बाद जो उसका नतीजा है उसके ऊपर सब जो है वो इकट्ठे हो जाएं, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट को 5 साल तक चलने दें, मासवा इसके कि वो उसको किसी दस्तूरी तरीके से हटाया जाए।
अलावा और कोई तरीका इख्तियार न किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शायद दुरुस्त राह पे चल पड़ेगा और पाकिस्तान को दुरुस्त राह पे अब चलना ही चाहिए। 76 साल हमको हो गए हैं, हम जो है ना राह गुम करता है, हमने अपनी राहें गुम की हुई हैं और इसका नतीजा ये निकला कि हम अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे प्रैक्टिकली। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, जो पॉइंट मुझे समझ आए हैं बैरिस्टर साहब की बातों से और सेनेटर साहब की, वो तो एक इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए। वो इस तरह होगा कि अगर पासदारी की जाएगी, जो आपने मिसाक जमहूरियत किया था, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ना वो आपके साथ करे, ना ही तहरीक इंसाफ के साथ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्ज़ाम जो आपके ऊपर सिर्फ बिलखसूस आपके ऊपर लग रहा है, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लगा रही है, वो नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट के 5 साल पूरे हों, ये भी अहद करके तमाम सियासी जमातें आपस में बैठें कि भाई किसी के कंधे इस्तेमाल करके हमने खुद को आगे नहीं लाना, बल्कि 5 साल इंतज़ार करना है और उसके बाद ही नया सेटअप आएगा। जनाब, ये बातें होनी चाहिए अगर बुलाते हैं नवाज शरीफ साहब। देखिए, अभी तो आपने जो खबर दी है वो ये है कि वो बुलाने का फैसला करने वाले हैं। जी, तजवीज़ है ना ये कौमी मसाइल को इत्तेफाक राय बख्शने के लिए मशावरत और नशिस्त ये बड़ी ज़रूरी है। जी सर। अगर इस जानिब सारी सियासी जमातें, सियासतदान तो होता ही वो है जिसमें मुदब्बिराना लचक हो, मुदब्बिराना सोच हो और वो सब मिल के बैठे बिठाए जी सर। और फिर उसके बाद कौम के लिए एक प्रोग्राम मुरतब करे। यानी आप अपनी सियासत जो करनी है ज़ाती और पार्टी की, वो अपने प्लेटफॉर्म से करें, लेकिन एक कौमी एजेंडा। हवाला दिया मिसाक जमहूरियत का। जी। अब मिसाक जमहूरियत को एक वक्त गुजर चुका है। अच्छा। 2 बहुत बड़े लीडर उसमें उस वक्त थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब। जी जी। दोनों पावर के लीडर थे। अब मोहतरमा शहीद हो चुकी हैं। जी। अब दोबारा इसमें मईशत शामिल करके तो एक बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहिए और ये वक्त मैं समझता हूँ इंतहाई मौजू है। तो मियाँ साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब जब बुलाते हैं सबको उसमें जाना चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि वो पीटीआई को भी उसमें बुलाने की सोच रहे हैं। तो सब बैठ के पूरी ईमानदारी से, पूरी हुब्बुल वतनी के जज्बे को बुरुए कार लाते हुए उस पर गौर करें, मुल्क और कौम की खातिर। अल्लाह करे वो बुलाएं। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि वो बुलाएं तमाम सियासी जमातों को, बशमूल पीटीआई को, और पीटीआई इस दफ़ा आ जाए, वो आपको कन्विक्टेड मुजरिम, चोर, भगोड़ा ना समझे इस दफ़ा। देखें ना जी, वो तो अब नारा लगाना, अब बड़े अच्छे माहौल में बातें हो रही हैं, वरना मैं भी थोड़ी सी तल्ख बातें कर लूं। आज हमारे पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, नय्यर बुखारी उन्होंने साहब एक मनफी कालम लिखा है। अच्छा। और बड़ी अजीब बात है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। दोबारा अच्छा, मुझे बताइएगा बैरिस्टर साहब, ये एक तो जिस तरह अभी तक आप कह रहे हैं कि नून लीग के लिए सारा प्लेटफॉर्म तैयार और हमारे साथ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बातें पीछे छोड़ के जाएंगे अगर बुलाएंगे। और फिर सेकंड, वो कह रहे हैं नय्यर बुखारी साहब के अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। इस सारी पिक्चर में कहां पर गुंजाइश बाकी है बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम बनने की जनाब? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी इलेक्शंस होने हैं और तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार देने हैं, फिर लोगों ने वोट देने हैं। उसके बाद किसके पास कितनी नशिस्तें होंगी वो फैसला करेंगी कि वजीर आजम कौन होगा। हर सियासी जमात का हक है, और फिर उस सियासी जमात का कि जिसका पहला मुंतखब वजीर आजम भी रहा हो, जिसकी खातून वजीर आजम जो है वो आलमी इस्लाम की पहली मुंतखब वजीर आजम हो, और जिसने बाद में भी वज़ीर आज़म बनाए हो, तो वो जमात दावा तो कर सकती है। हम कब कह रहे हैं कि कोई जमात ये दावा ना करे कि वज़ीर आज़म हमारा होगा। और दूसरी बात ये है कि हर जमात जब अपने इलेक्शन में जाती है, अपने लीडर के इसी स्लोगन के साथ जाती है कि वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है और हमारे मंशूर को वोट दें। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक जमात की बात नहीं करती। हमारा ये है कि जब कोई जमात इस्टेब्लिशमेंट की लाडली होने की कोशिश में होती है या बनी होती है, उस वक्त उसे हमारी बातें फिर तलख लगती हैं या कड़वी लगती हैं।
नहीं तो वो हमारे साथ बैठे होते। हम आज भी यही कह रहे हैं कि हमें किसी भी सियासी जमात को एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर नहीं आना चाहिए था। अगर ये 2018 में गलत था तो ये 2023-24 में कैसे दुरुस्त हो सकता है? अगर उस वक्त किसी को रिलीफ दिया जा रहा था आंखें बंद करके, तो आज किसी को रिलीफ दिया जा रहा होगा तो आज कैसे दुरुस्त हो सकता है? अगर उस वक्त किसी को मतलब उसकी सारे जुर्म माफ किए जा रहे थे, तो आज अगर किसी के जुर्म माफ किए जाएंगे तो ये कैसे ठीक हो सकता है? कल उस वक्त किसी के लिए मीनार पाकिस्तान सजाया जा रहा था, तो आज किसी के लिए मीनार पाकिस्तान सजाया जा रहा होगा तो कैसे दुरुस्त हो सकता है? तो देखिए, पीपल्स पार्टी तो कुछ किसी को नहीं कह रही। ये तासुर क्या आप नहीं देख रहे हैं क्या? ये तासुर नहीं बना है। मियाँ साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन वो कॉन्विक्ट हैं और अपनी इसी सजा की वजह से वो 4 साल मुल्क से बाहर रहे। इवन 16 महीने उनके भाई वजीर आजम रहे, लेकिन वो वापस नहीं आए। अगर वो इतने क्लियर होते तो उनकी हुकूमत में वापस आ जाते। लेकिन ये एकदम क्या हुआ है कि आके वो ना जेल में गए हैं, ना उन पर कोई सख्ती हुई है, उन्हें प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है, पुलिस उन्हें सल्यूट कर रही है, हाई कोर्ट वाले आके उनके फिंगरप्रिंट्स वीवीआईपी लाउंज में ले रहे हैं। सीधा जाके जेल से बंदा लंदन जाता है और लंदन से सीधा आके मीनार पाकिस्तान जलसा करता है। ये मुझे समझाए ना इसकी वजह क्या है, क्यों है, किस तरह है? आपको ये अखबारात में एक कॉलम हमारा तो पढ़ लिया, तो सिद्दीकुल फारूक साहब तो पुराने लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इन्हें पता होगा कि दुनिया क्या लिख रही है, राइटर्स क्या लिख रहे हैं, गैर जानिबदार तजिया निगार क्या लिख रहे हैं, तासुर क्या है, अवाम में तासुर क्या है, और उसके बाद आप तासुर को पुख्ता कैसे करें? पीएमएलएन को भी तो ये तासुर पुख्ता करने में लुत्फ भी आ रहा है और फायदा भी हो रहा है। वो भी तो ये बता रहे हैं ना कि हम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। वो भी तो इलेक्शन कमीशन के हरकारे बने, पाले बच्चे बने हुए, पाले बच्चे। तो हाँ, आजकल देखे ना, जब खुद कहे मियां शहबाज शरीफ साहब कहें कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, ये कब कहा? तो ये चीजें हम नहीं कहते कभी। बतौर वजीर आजम भी कहा और ये जाते जाते भी कहा, आजकल भी वो यही कह रहे हैं सारे। तो हम ये बात कह रहे हैं कि जब ये बात इमरान खान करता था तो वो गलत था, तो आज ये करते हैं तो कैसे सही है? ये है आपका मेन मुद्दा। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपके पास कोई भी जवाब हुआ तो आपने ब्रेक के बाद देना है। वेरी क्विकली हम वापस आ रहे हैं, फिर सेनेटर साहब से पूछेंगे इंतकाम की, क्योंकि उनके दोस्त, वकील दोस्त फवाद चौधरी साहब को जिस तरह अरेस्ट किया हुआ है वो भी पूछते हैं ब्रेक के बाद। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो मुझे सारी बातों से पता लगा है कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी बन सकते हैं अगर आप जो ये कर रहे हैं ये छोड़ दें, जमहूरी रवायात पे कायम रहें, ये आंखों के तारे, ये पाले बच्चे होना, ये सब चीज़ें छोड़ दें। यही बात समझ आई है मुझे। इस पे प्राउड फील ना करें, ये तो शर्म का मकाम है। इस हवाले से तो बैरिस्टर साहब ने बात कर दी कि इलेक्शन होंगे, जिसको वोट मिलेंगे ज्यादा वो बन जाएगा ये। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि मियां साहब अदालत के और काबीना जो उनसे जान छुड़ाना चाहती थी, रोजाना उनकी सेहत का बुलेटिन जारी करते थे। शौकत खानम का डायरेक्टर भी आ गया और बताया कि इस सेहत को ये खतरा है, वो गए। फिर वो तो होगी बात पुरानी, पीरियडिकल रिपोर्ट्स भी जमा कराते रहे। और फिर जब वो आए तो इनको एतराज ये है कुछ लोगों को कि जी वो एक दिन के लिए जेल जाते, लेकिन उनके सालों जो जेलों में वो रहे तो पूरा खानदान डाल दिया गया जेलों में। उनकी बेटी भी डाल दी गई, शहबाज शरीफ साहब का बेटा भी डाल दिया गया। वो नहीं इनके सामने, वो कह नहीं है जेल क्यों नहीं गए भाई, वो मुल्क आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, राहदारी की जमानत ली, अगले दिन आके वो पेश हुए और 2 दिन का फिर उन्होंने एक्सटेंड की और फिर उनकी जमानत। तो ये अदालत ने की है। अदालत में मेरा कोई चचा भतीजा नहीं बैठा हुआ भाई, जो भी है वो सबको पता है। दूसरी बात ये है? मैं नाराज नहीं होंगे, मियां नवाज शरीफ की एक क्रेडिबिलिटी है। मैंने बताया था कि 2 बराबर के लीडर। अब बेनज़ीर साहब, आपने जरदारी साहब को कहीं शामिल ही नहीं किया ना, मैंने सुना, आगे मैं चुप कर गया। मैंने कहा क्या यार आप लड़ना पड़े। आपने बेनज़ीर से शुरू किया, उधर ही खत्म कर दिया, पीछे सारा आपने फारिग कर दिया। पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर के पाए का कोई लीडर। ठीक है, चले, ये बात तो मैं बात है वो कह दी है। ठीक है, अब मैं आपका जवाब दे लूं, फिर दरमियान में न रह जाए। जी सर, तो कंप्लीट करें। मियां साहब की क्रेडिबिलिटी है
मियाँ साहब की इक्तिसादी मैनेजमेंट सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा गवाह है। उसकी गवर्नेंस जानती है दुनिया। वो आवाम को मालूम है। लोड शेडिंग का खात्मा, कमिटमेंट की तो खत्म किया, दहशतगर्दी को खत्म किया, सी पैक दिया, गवादर दिया, मोटरवेज दिए, यूनिवर्सिटियां बनाए, जगह जगह जनाब लैपटॉप्स दिए, चिप्स दिए, कितने गिनाए जाए। असल बात का जवाब नहीं दिया ना कि आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट के बकौल बैरिस्टर साहब के लाडले बने फिरे हैं और इस पर फख्र फील कर रहे हैं राइट नाउ। अब सूरत यह है कि बहुत से लोगों को हमारी कामयाबी नजर आ रही, उस खौफ से जेलस हो वो एक बयानिया बना रहे हैं, और वो बयानिया ये बना रहे हैं कि शिकस्त तो उन्हें होनी है, तो वो कहेंगे देखे जी वो मिल गए थे, वो फलां हो गया था, वरना तो वज़ीर आज़म हम बनते। ये सूरत है, ये सूरत हाल है। चलें, ये मैं बैरिस्टर साहब से पूछता हूं, लेकिन पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको भी लग रहा है जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के दोबारा से लाडले बन गए नवाज शरीफ और ये साइकिल चलता रहेगा, इनको खुद इस सारे जंजुल से, इस सारे विशेष साइकिल से बाहर निकल जाना चाहिए कि नहीं भाई, अब नहीं, अब हम सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, सही तरह से क्रिकेट मैच की तरह फ्रेंडली मैच खेलेंगे, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बाद में कोशिश करें। देखिए, हम सब पार्टियों को, मैं किसी का नाम नहीं देता कि कौन उसमें, हम सब पार्टियों को इस्टेब्लिशमेंट के इस मामले से बाहर निकल आना चाहिए। मामला इस वक्त ये है कि आप एक ऐसे बंदे से मुल्क का इलाज करवा रहे हैं या ऐसे अदारे से मुल्क का इलाज करवा रहे हैं जिसको उस हवाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उस इलाज के हवाले से। नतीजा जो है 75-76 साल का आपके सामने आ चुका है। ठीक सर। तो अब अगर दूसरा जो है ना वो इलाज दुरुस्त करके या डॉक्टर बदली करके देखते हैं और वो एक्चुअल डॉक्टर देखते हैं जो कि पॉलिटिशियन हो, तो उन पे ट्रस्ट अगर कर लेते हैं बाकी 5-10 साल, तो मेरा ख्याल है कि दुरुस्त हो जाएगा। ये सब पार्टियों को, इंक्लूडिंग हमारे अपने लिए भी, मेरे लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी और नून लीग के लिए भी, यही रिक्वेस्ट है कि हम जो है ना अपना किबला दुरुस्त करते हैं, और जिस दिन किबला दुरुस्त होगा तो इस मुल्क का भी किबला दुरुस्त हो जाए। ठीक। और जो ये सर इंतकाम का आपने पहला पॉइंट दिया था, आपको लग रहा है कि ये इंतकाम चलता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे एक पार्टी के साथ? देखिए, इंतकाम को खत्म करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, फिर भी अगर आप खत्म नहीं करोगे तो मुल्क का मामला दुरुस्त नहीं होगा। नबी की सुन्नत जो है ना वो हमारे लिए जो है सबसे ज्यादा, जो इससे आगे कोई चीज नहीं होती। नबी ने फतह मक्का पे क्या किया था जी, उसी को हम ले लें। नबी ने सब चीजों को इग्नोर कर दिया था, नबी से ज्यादा तकलीफें किसी ने बर्दाश्त नहीं की थी। इसके बावजूद जो है ना उसने सब हर चीज को अपने पांव तले, उस इंतकाम को पांव के नीचे रख दिया था और खत्म कर दिया था। अगर हम भी करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद सल्तनतें देखें, सब ने वो नबी के वो जो बुनियादें रखी हुई थी उस पे जो है ना सारी इस्लामी सल्तनत की तामीर हुई थी। ठीक जी, मैं बैरिस्टर साहब के जाऊंगा जी। हाँ जी, इंतकाम जो है ना, अगर तो किसी पर राना सनाउल्लाह की तरह हीरोइन के केसेस बनते हैं, अगर तो किसी पर और इस तरह के बेबुनियाद केसेस बनते हैं तो ये इंतकाम होगा। लेकिन अगर किसी के जराइम के सबूत काबीना का रिकॉर्ड बता रहा हो, बरतानिया का रिकॉर्ड बता रहा हो, चप्पे चप्पे पे मौजूद हो, आप शहादतें मौजूद हो, तो उसको इंतकाम नहीं कहते। तो झूठे मुकदमे मत बनाए, लोगों को खामखा जनाब अली जेलों में मत डालें, लेकिन जिन्होंने जराइम किए हैं उन पर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होती है वो बस ठीक है। इंतकाम नहीं। बैरिस्टर साहब, बेसिकली आप जो बयानिया बना रहे हैं सारे मिलकर, वो खौफ का बयानिया है कि हारना तो आपने मस्ट है नून लीग से, तो आप ये पहले बता दें कि भाई ये लाडले थे, हम इस दफा फिर हार गए। कुछ कोशिश करते हैं, पंजाब में तो बिल्कुल फारिग है बकौल नून लीग के। जमात की बात नहीं करते हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। पहले तो सिद्दीक अल फारूक साहब ने जो मोहतरमा को खिराज अकीदत पेश किया, उसमें एक लफ्ज का इजाफा करता हूँ कि पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के पाए का कोई लीडर नहीं है। वाह। बेनजीर की मसरी में भी और आज भी, ये सारी दुनिया जानती है। दूसरी बात, मियाँ साहब को इलाज पे भेजने वाले तो हम थे। जेल में जाके चेयरमैन साहब ने अयादत की, उनके हक में आवाज उठाई और बाहर जाने की बात की। अब हम क्यों कहेंगे कि मियाँ साहब जेल में जाए, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपके लिए ये जो प्रेसिडेंट बनते हैं कानूनी, वो ये है कि हमारा NRO होता है। हम तो वो मुकदमा जो मियाँ साहब ने भी माने गलत थे और जनरल मुशर्रफ ने भी माने गलत थे, हमने तो उनके खत्म करने की बात की, तो शोर मचाया गया NRO।
लेकिन मियाँ साहब वापस आए और इफ्तिखार चौधरी ने उनकी 10 साल के बाद रिव्यू पिटीशन सुनी और उन्हें उनकी सजाएं माफ कर दी। तब भी अदलिया ने आपको फायदा दिया जिसकी कि कोई नजीर पाकिस्तान की तारीख में उससे पहले मौजूद नहीं थी। आज भी आपको अदलिया वो आपको फायदे दे रही है जिसकी पहले कोई नजीर मौजूद नहीं है। ना कोई कॉन्विक्ट इलाज के लिए बाहर गया है और ना कोई कॉन्विक्ट आके इस तरह खुलेआम जलसे करता है बगैर किसी जाए। आप जेल से गए थे, हमारा शौक नहीं है कि जेल में जाए, लेकिन कानून का तकाजा ये जरूर था क्योंकि किसी मुजरिम को तो राहदारी जमानत नहीं ना मिलती है, इसका तो कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तासुर आप देना चाह रहे हैं वो गलत है। कानून की बालादस्ती का तासुर आना चाहिए, किसी फर्द की किसी डील की का तासुर आएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। अब आते हैं जी इलेक्शन में, जी ये बड़े इनके अच्छे हालात हैं। मेरे ख्याल से सिद्दीक अल फारूक साहब की याददाश्त जरा थोड़ा सा जगाएं तो जो आखिरी इंतखाबात ज़िमनी पंजाब में हुए हैं इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई है सारे हल्कों में, अगर आपको याद होगा। और पीपल्स पार्टी जितने उम्मीदवार खड़े किए थे हम जीते हैं। मुल्तान में हमने पीटीआई के वाइस चेयरमैन को हराया और कराची में हमने पीटीआई के चेयरमैन को हराया जब उसका तूती बोल रहा था। तो ये तो हारे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जीत नजर आ रही है, पता नहीं कहाँ पे ये रिकॉर्ड बना रहे हैं अपने। दूसरी बात कि उसके बाद इनकी 16 महीने की हुकूमत का बोझ है, जो बोझ कोई भी नून वाला नहीं उठाता। ना सिद्दीक उल फारूक साहब उठाते हैं, ना मियां नवाज शरीफ उठाते हैं, ना मरियम साहबा उठाती है, ना मियां साहब का कोई वजीर उठाता है। ये वो बिल दिखाते हैं मियां नवाज शरीफ के दौर के। बात सुनने पहले वो कहते हैं नवाज शरीफ आएगा फिर सब ठीक कर देगा। अच्छा। तो बीच में जो शहबाज शरीफ आया था 16 महीने, वो किसका सदर था, किस जमात का सदर था, उसका बोझ आप क्यों नहीं उठाते, उसकी बात आप क्यों नहीं करते? और उसकी नाराजगी कह रहे हैं आप भी थोड़ा सा उठाए ना, आप भी तो वजीर खारजा और बाकी वजारतों पे बैठे। पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर थी, कितनी पॉवर्टी को एलिवेट किया आपने? मौलाना साहब मेरी बात सुने, पहली बात ये है कि पहले जिस जमात का वो वजीर आजम है पहले तो वो उठाएगी ना, वो उठाए। यही ना उन्हें अपनी गोद में बिठाएं तो हम कैसे बिठाएंगे? पहली बात तो ये है, जब ये उठाएंगे उन्हें, उनकी बात देखिए। एक दफा भी मियां साहब ने अपने भाई का हाथ उठा के नहीं कहा कि इसने 16 महीने आपकी खिदमत की है, इसने मेरे मंशूर पे अमल किया है, इसने अवाम की खिदमत की है। वो तो सुनाते रहे कि ये नाकाम है, मैं कामयाब था, अब क्या हम इसे नहीं लाएंगे? तो भाई आप उसे ओन नहीं करते जिस पार्टी का वो सदर है, ठीक है, और जिसका वो भाई है, हम कैसे ओन कर लें? कैसे ओन? कैसे करने यार ओन? हम पहले आप करें तो सही ना। कामरान मुर्तजा साहब आप ऑन करते, आप भी थे ना साथ? कर लेंगे जितना करना है, जितना हिस्सा बकदर जुस्सा है ना, हम हमारा जितना हिस्सा है उतना ऑन करेंगे। आपका तो सारे का सारा है, वजीर आजम तो आपका है, कैबिनेट तो ज्यादा आपकी। कितने मिनिस्टर थे आपके तो पीपल्स पार्टी वालों के? कितने मिनिस्टर थे? आज हिसाब लगाते हैं साहब। हमेशा बात मिनिस्टर की नहीं होती, बात प्राइम मिनिस्टर की होती। प्राइम मिनिस्टर की होती है, लीडर की जिम्मेदारी है। मिनिस्टर को लीडर वाज निकम्मा। जी कामरान मुर्तजा साहब आप भी यही समझते हैं? क्योंकि आपका भी थोड़ा बहुत हिस्सा था ना बीच में। हम तो उतनी जिम्मेदारी यकीनन कबूल करते हैं जितना हमारा हिस्सा था। चले हाँ देखिए, ये जिंदगी जो है कामयाबी और नाकामियों का मजमूआ होती है। ऐसे ही है सर। कुछ आप कामयाबियां हासिल करती हैं, कुछ नाकामियां होती हैं, कुछ आप लोगों को डिलीवर करते हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। ऐसा ही है। तो जो कुछ भी है वो तारीख का हिस्सा है। अगर हम कामयाब थे तो वो भी तारीख का हिस्सा है, अगर हम नाकाम थे तो वो भी तारीख का हिस्सा है, मगर हिस्सा जो है बकदर जुस्सा। हाँ जी, हाँ जी सिद्दीक उल फारूक साहब आई समझ। इसके बावजूद आप इतने शोर हैं कि आप इलेक्शन जीतेंगे, क्या करते हैं यार ऐसी बातें? एक तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जो अपना बैरिस्टर साहब ने कहा, मैं तो खराज अकीदत ईमानदारी से पेश किया। मैं तो उनकी जो उनका क्रेडिट थे वो वहां भी दे के आया लड़का। लेकिन मैंने जब ये कहा कि दो बराबर के लीडर हैं, दोनों 2 दफा के वजीर आजम, तो मेरे नजदीक बेनजीर शहीद जो हैं वो मियां नवाज शरीफ से बड़ी लीडर कोई, दोनों बराबर के लीडर हैं। नंबर 1 ठीक है, इस बात को तो छोड़ देना, अल्लाह ताला बख्शे। तारीख करेगी को फैसले करवाए। ब्लैकमेल कुछ की आवाज जगह कि अगर यहाँ नहीं करेंगे तो हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ, अब सारी बातें अब एक अच्छी तरफ हम जा रहे हैं कि अगर पार्टियां मिल बैठती हैं कोई अच्छा भी हिसाब। आप देख लें, मैं भी बड़े प्यार मोहब्बत से आपसे सवाल कर रहा था आज, तो मेरा भी दिल कर रहा था कि अच्छी बातें हों।
और रही हुई है माशाल्लाह। शुक्रिया। जी जी, बस आप ये मान लें कि भाई आपकी सदर जो पिछला वज़ीर आज़म था उसकी सारी परफॉर्मेंस को ऑन करें, अवाम को बताएं और उसके बाद इलेक्शन में जाएं, लग पता जाएगा। ये सवाल है सिंपल सा। बिल्कुल जनाब, मुल्क को डिफॉल्ट से इसी हुकूमत ने बचाया, पीपल्स पार्टी से मिलके, वरना तो पता नहीं यहाँ आपके जहाज ग्राउंड हुए होते, अपना वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और सब वो पता नहीं कहाँ होते और आप कहाँ होते। तो ये तो बचाया है, अल्लाह ने बचाया, पीडीएम की हुकूमत ने बचाया है। इमरान खान जो कर गया था, पूरा आपका स्टेट बैंक IMF के हवाले, स्टेट बैंक के पास पॉलिसियां गिरवी, स्टेट बैंक को सारी चीनी सरमायाकारी के डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सारा कुछ तो उसने उधर कर दिया था, उससे बचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, लें जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, एक वक्त था जब हमारे स्पीकर साहब थे और उसके बाद जिन मेंबर नेशनल असम्बली को गिरफ्तार किया जाता था उनको असम्बली में लाने के लिए वो अपना इस्तेकाक इस्तेमाल नहीं करते थे जो अपोजिशन के होते थे। आज वो गिरफ्तार हैं, आपके लीडर से मिले और उसके फ़ौरन बाद वो गिरफ्तार हो गए। क्या वो हमला हुआ, बात नहीं बनी थी मौलाना फजल रहमान से, या बात बनाने नहीं आए थे, वो सिर्फ ताज़ियत के लिए आए थे? और आगे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? उनका मतलब अबर आलूद ही रहेगा PTI का जनाब? देखिए, यहाँ पे वो चूंकि तजियत के लिए आए थे या बकौल उनके वो ताजियत के लिए आए थे, तो उसकी बात को बतौर सच जो है वो लीजिए, क्योंकि ये वो कह रहे हैं कि हमसे एक समाजी मामले में आए थे, तो समाजी मामले में आए हैं तो इसको सिर्फ इस हद तक लीजिए। वैसे भी जब कोई ताजियत के लिए आता है तो फिर सियासी बातें कम होती हैं, हो भी जाती है मगर कम ही होती है। तो तशरीफ लाए थे, उन्होंने हमारे गम में जो है शरीक होकर ताजियत की, अल्लाह उनको इसकी जजा दे। सियासी मामलात में मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे आगे कुंजी खुलेगी। नवाज शरीफ साहब अपने तौर पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना साहब जब वापस आते हैं तो शायद वो भी कोई मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इस मुल्क के मसलों का हल जो है वो सिर्फ अगला इलेक्शन नहीं है, बल्कि ऐसा इलेक्शन है कि जिसके ऊपर सबका एतमाद हो और उसके नतीजे में अपनी गवर्नमेंट चलता है। ठीक है, बैरिस्टर साहब आप क्या समझेंगे? फवाद चौधरी साहब एक वक्त में भड़के मारते थे, आज वक्त आ गया, एक नहीं दूसरी दफ़ा आ गया, हालांकि पार्टी भी चेंज कर ली, तो जो एक आम तासुर था कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़ देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, वो गिरफ्तार नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि गिरफ्तार वो होगा जिसने कुछ कर्म किए हैं और उसका कर्मा वो हासिल करेगा, यही है? देखिए मौलाना साहब, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर किसी भी पुराने मिनिस्टर ने या मौजूदा मिनिस्टर ने कोई कानून के खिलाफ काम किया है तो कानून का मुताबिक उस पर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के वजह से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सारी जिंदगी ये भुगती हैं, इसलिए हम तो इसके हक में नहीं है। तो अगर फवाद चौधरी के खिलाफ कोई केसेस हैं तो कानून में अदालतों में उन्हें लेके आए और कानून के मुताबिक अमल दरामद हो। लेकिन अगर ये इस तरह किया जाएगा कि जिससे तासुर ये आएगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये किया जा रहा है, तो उससे बहरहाल मुल्क के अंदर जमहूरियत को भी नुकसान होगा और ऐसे होने वाले इलेक्शंस की फिर साख के ऊपर भी उंगली उठेगी। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजे अव्वल से, जब हमारी PDM की हुकूमत थी, तब भी कभी अगर आवाज उठती थी कि किसी जमात के ऊपर या PTI के ऊपर पाबंदी लगे, तो हमने उस वक्त भी ओपनली इसकी मुखालफत की थी कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी हल नहीं होता। जो लोग गलत हैं उनको कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन सियासत में किसी का दाखला, आप किसी का बुनियादी हक है, उसे आप आईनी हक है, उसे रोक नहीं सकते। आज भी हम समझते हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे, किसी को पकड़ेंगे, किसी को छोड़ेंगे, जो लोग भी हैं वो PTI में रहें या PTI छोड़ें, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो बेगुनाह हैं तो उन्हें फिर इस तरह तंग नहीं किया जाना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का तो बड़ा साफ स्टांस है। हम किसी, भले फवाद चौधरी साहब ने हमारे खिलाफ बदजुबानी की हो, भले दूसरों ने बदजुबानी की हो या कप्तान ने बदजुबानी की हो, लेकिन हम उनकी बदजुबानी की वजह से ये नहीं कहते कि आईन और कानून से बालातर होके या उसके खिलाफ वर्जी करते हुए किसी के खिलाफ कानूनी या इंतकामी कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी ने इंतकामी कार्रवाइयां ना की हैं, हमने भुगती हर हुकूमत की मुसीबत काटी है, तो इसलिए हमें इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा तो एहसास किसी को नहीं हो सकता, तो हम नहीं ये चाहते। सदीकुल फारूक साहब, आप भी यही चाहते हैं या फिर जो खुश होते थे आपके जेल जाने पर आज उनको भी सबक सिखाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो बात अपना बैरिस्टर साहब ने की है, मैं तो एक बड़ा अच्छा हो गया है
आइन के लिए जिद्दोजहद करते हुए परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जिद्दोजहद की, खड़ा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं झुका, बहुत पेशकशें हुई। भाई आइन की बात, आइन के तसल्सल की बात करो, कानून इससे हटकर फिर इंसानों का माशरा रहता है। आप जो काम करते हो आइन से हटके, कानून से हटके, आइन से मावरा, तो ये तो फिर इंसानों को आप भेड़ बकरियों की तरह डील करते हो। तो हम ऐसा माशरा नहीं चाहते, हम ऐसे काम नहीं चाहते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। आज के प्रोग्राम से यही है कि तमाम सियासी जमातों को एक तो वक्त आ चुका है कि मिलकर बैठें और इंतकाम ख़त्म करें, फिर इलेक्शन का फ़ैसला कर लें और एक फ़ैसला कर लें जो सबसे बड़ी बात है। 5 साल हर वज़ीर आज़म को, जो भी वज़ीर आज़म इलेक्ट होगा उसको 5 साल काम करने दें और उसके बाद अवाम उसके बारे में फ़ैसला करेगी। या तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या फिर अपनी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर दोबारा इलेक्ट होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।